एनिस ड्यूक से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ड्यूक इतनी दूर से सिटी से कैपिटल से वहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था। वो उसे देखकर ये कह रही होती है कन्फ्यूजन अंदाज में, शायद ये मुझे इस वक्त यहाँ पर इस विचार से देखने आया है क्योंकि इससे मेरे बारे में काफ़ी बुरा कुछ सुनने को मिला था। वो उसके पास खामोशी से आती है और सामने बैठ जाती है और कहती है कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर अर्जेंटली तौर पर क्यों बुलाया है, आप आखिर क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। ड्यूक खामोशी से उसको बैठा देखता रहता है। काफ़ी देर तक ये ऑकवर्ड सिचुएशन यूं ही चलती रहती है। वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। इतने में एनिस को फील होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है और उसे अपोलोजाइज करते हुए कहती है कि अगर मुझे मालूम होता मैं आपको पहले ही ट्रीट कर देती। जिस पर वो कहता है, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ट्रीट नहीं किया था, शायद आप मुझसे मिसअंडरस्टैंड थी इस वजह से। वैसे मैंने सुना है जो कुछ भी आपके बारे में बैड न्यूज़ चल रही हैं, मैं फिर से आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। वो कहती है, नहीं आपको मुझसे अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप गिल्टी थे इस वजह से क्योंकि मेरे बारे में जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही हैं। वो कहता है, हाँ मैं गिल्टी हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैंने अपनी सारी की सारी जो गलतियाँ थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी करेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने उन लोगों से ये कहा है कि मैं और आप दोनों एक बहुत ज़्यादा स्पेशल दोस्त हैं, तो अब आपको यहाँ पर ज़्यादा अरसे तक रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहती है कि आपको लगता है कि मैं यहाँ से कल वापस चले जाऊँ, और मैंने कल मर्कज़ को भी ट्रीट किया है। उसके इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब निगाहों से उसको देखना शुरू कर देता है। एनिस कहती है, मैं यहाँ पर लगभग 2 दिन से मौजूद हूँ और अगर मैं इस वक्त यहाँ पर चली गई तो हर कोई ये समझेगा कि मैं सिर्फ र्यूमर्स के डर से यहाँ से भागी थी और बिना किसी वजह के नहीं। सिर्फ वो कहता है कि हाँ मैं इन सारी बातों को समझता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस अंदाज में उसको ये कह रहा था। एनिस कहती है, ये बात मुझे याद दिलाती है उस लास्ट पार्टी को, जो इस वक्त मैं इस बात से ये बात कह सकती हूँ कि वो मुझे उस वक्त भी अपोलोजाइज़ कर रहा था और उसके बाद ही अब से कई बार मेरे सामने अपोलोजाइज़ कर चुका है। लेकिन मेरे मुद्दे की बात ये आती है, जो ये कह रहा है कि ये सिंसियर है इस बात पर। अब एनिस कहती है कि मैं आपके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करती हूँ, आप पर्सनल तौर पर बार बार मुझसे इस तरह नहीं कीजिए और मैं आपके साथ बाद में चले जाऊँगी। उसके इस बात पर ड्यूक उसको कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनिस उस जगह से खड़ी होती है और कहती है कि आप कल मेरे पास आ जाइएगा और मैं आपके इन सारे ज़ख्मों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर दूँगी। वो कहता है कि नहीं, आप इसी वक्त यहाँ से जा रही हो। एनिस कहती है कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि इतनी रात है, मैं आपसे यहाँ पर मिलने आई हूँ और अगर कुछ और देर तक मैं यहाँ पर रही तो और ज़्यादा र्यूमर्स मेरे खिलाफ बढ़ते चले जाएंगे। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ सा लग रहा था। फिर वो साय करते हुए नीचे देखना शुरू कर देता है और कहता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एनिस उसको देखकर परेशान थी, क्यों, आखिर मेरे सामने इस स्ट्रेंज एक्टिंग क्यों कर रहा है। हालांकि ये ज़्यादातर मलवी के सामने ही इस तरह की एक्टिंग किया करता है। इसके बाद वो सीधा उस दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगती है पीछे से लॉयड आता है और कहता है, रुको। वो उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ा हुआ था। इस तरफ से उसने दरवाज़ा खींच रखा था, दूसरी तरफ किसी और का हाथ भी बढ़ा था दरवाज़ा खोलने के लिए। लेकिन एनिस ने अपना हाथ जैसे ही छोड़ा था वो लॉयड के ऊपर गिरने ही वाली थी, मतलब लॉयड के अपोजिट में गिरने ही वाली थी और ये सोच रही थी कि अभी इसने मुझसे अप्रोच किया है और अभी मैं इसके सामने दोबारा से गिरने वाली हूँ। वो भी गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी के सहारे की वजह से वो गिरते गिरते बच जाती है। वो बिना देखे उसको थैंक यू करती है, लेकिन पीछे एल्पीडिया मौजूद था। इसके बाद एल्पीडिया बहुत ज़्यादा सरगोशी आराम आराम से उसके कान के करीब खड़े होकर ये कहने लगता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिस असैसिन को मारा था, कैसलिन को मारा था, उसके बारे में आपने इसे कुछ बताया तो नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में अभी से कुछ भी नहीं बताया है। वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, वैसे अभी हमने इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, हम इस चीज़ के बारे में कल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप इन सारी स्टोरीज को छुपा कर रखो। एनिस उसकी बात पर समझ गई थी और कहती है कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ, वैसे कोई मेन स्पाई इस आर्मी में मौजूद है और उसके हिसाब से हो सकता है वो स्पाई, वैसे एल्पीडिया वेरिट के अल्फाज के मुताबिक, उसके सजेशन के मुताबिक वो लॉयड हो सकता है जो कि सबसे पहले सस्पिशियस स्पाई में आ सकता है और उसके पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा बहुत एब्जर्व हो सकता है। और अगर मैं ये बात अंडरस्टैंड करूँ तो हो सकता है शायद ये बात ऐसे एक्सप्लेन करती हो क्योंकि ये इस वक्त वहाँ पर डीमन के सामने अपेयर हुआ जिस वक्त हम पर हमला हुआ था, और वैसे खुशकिस्मती थी हमारी कि डीमन के सामने वो उस वक्त अपेयर हो गया और उसने उसका मार दिया। वैसे इसके सामने और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इस बात पर ज़्यादा तवज्जो डालता है। फिर एल्पीडिया उसको फिर से कान में कहता है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ,
वैसे ये बात नहीं है कि मैं तुम पे यकीन नहीं करता हूँ यंग गाई, तुम्हें अपने इर्द गिर्द के टेंशन को बहुत ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। और नहीं, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ पर। एंड उसके ऊपर थोड़ा सा समझ जाती है और थोड़ा सा साय करते हुए नीचे देखती है। फिर वो एक प्यारे से स्माइल के साथ उन दोनों को वहाँ से गुड नाइट कहते हुए चली जाती है। उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर तो यूँ लग रहा था जैसे लॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से जाता हुआ देख रहा था। दोनों के बीच में बिल्कुल ही खामोशी थी। फिर लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए अंदाज में उसको कहता है, आखिर ऐसी क्या बात है जो कि तुम उससे कर रहे थे? एल्पीडिया अपने मुंह के सामने एक उंगली रखते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन ये एक सीक्रेट है। उसकी इस बात पर लॉर्ड को तो इतना गुस्सा आता है कि वो उसका मुंह ही तोड़ दे, लेकिन वो तोड़ तो नहीं सकता था। इसके बाद एनिस जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि आज का सारा दिन उसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गुजरा है। फिर वो अपने गेम का एक फंक्शन ओपन करती है और उसके अंदर अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देती है जो कि उसने परचेज़ किए थे। वैसे वो ये समझ चुकी थी कि फॉर्चुनेटली जो चीज़ मैंने यहाँ से परचेज़ की थी वो सारी चीज़ें मेरे लिए काम करते साबित हुई। और उसके बाद अगर एक ख्वाहिश की होती तो वो ये होती कि इसके अंदर एक ऐसी एटीएम होती जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी लोरिया के पास उसका रिवेंज लेने के लिए पहुँच जाती। लेकिन इस जगह पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर होती तो वो फ़ौरन के फ़ौरन उसको ख़रीद लेती और बाकी सारी चीज़ों को साइड करती। और वो अपने आप को इस तरह की फीलिंग से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती और इस तरह की फीलिंग उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देती थी कि वो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से ख़रीद सकती थी। और उसके बाद इस जगह पर काफ़ी चीज़ें पैसे वगैरह बनाने के मौके भी थे, लेकिन उसको इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्द ख़त्म करना चाहिए और उसे इंजॉयमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। फिर वो और तरह के पोर्शंस को देखना शुरू करती है जिसमें एक तरह का स्टंट पोर्शन भी होता है और सोचती है कि हर वक्त इस तरह की अचीवमेंट जो मेरे सामने आती हैं और जब मैं इन सारे अचीवमेंट को पूरा करती हूँ तो और सारे जो सिस्टम हैं वो अनलॉक होते चले जाते हैं। लेकिन इस सोसाइटी में ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकती हैं और उन सारी चीज़ों को देखकर कहती है 22 बिलियन इस सारी चीज़ों के लिए इनफ नहीं है। इकोसिस्टम रिपेयर होता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ हिट भी लिखे हुए थे और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहती थी और बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करना चाहती थी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तो लगी थी वो ये थी कि उसके अंदर एक शूटिंग एबिलिटी थी जिसको उसे जैसे ही अपेयर किया था उसकी छत पर एक तरह का पैटर्न बना हुआ था जिसकी बारीक से बारीकी भी उसको नज़र आ रही थी और वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन अचानक से उसके जहन में अपना और लॉयड का थोड़ा बहुत ख्याल आना शुरू हो जाता है और कहती है, लेकिन वो पर्सन आखिर वो मेरे पीछे अचानक से कैसे आ गया जब मैं बाहर जाने लगी थी? वो हो सकता है शायद वो यहाँ पे इसी वजह से अपेयर हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत सारे रूमर्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। इसके पास कोई आता है और कहता है, यंगाई प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ी, मैं अंदर आ रहा हूँ। वैसे तब हमें एडनी सिखाई जाती है जो कि कुछ पेशेंट को ट्रीट कर रही थी क्योंकि अभी हाल ही में ही दूसरी कंट्री की तरफ से सरप्राइज़ अटैक हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके थे, बहुत सारे तो मर चुके थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिस्पेंसरी जो पूरा का पूरा ये हिस्सा था वो मरीजों से भरा ही हुआ था। एक तरफ एनिस लॉयड को भी बैठी हुई ट्रीट कर रही थी। उसने उसको काफ़ी हद तक ट्रीट तो कर दिया था। अभी लॉयड उसे ये पूछता है कि कल तुम मर्क्यू से आखिर क्या बात कर रही थी। वो उसे बताती नहीं, बस ये कहती है कि ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट होने ही वाला है तो तुम थोड़ी देर में जा सकते हो। आखिर तुम क्यों इतने ज़्यादा क्यूरियस हो कि मैं और वो क्या बात कर रहे थे? कोई बिग डील नहीं है इस बारे में। वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे छुपाना चाह रही हो ना। वो कहती है, ये तो क्या, अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ तो मैं तुमसे छुपाऊँगी? उसकी इस बात पर लॉयड को तो गुस्सा अच्छा खासा आता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती। तो वो एकदम से वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से बाहर चले जाता है। उसका एक सर्वेंट आता है जो कि कहता है कि आप अपने हाथ को बगैर ट्रीट करवाए यहाँ से जा रहे हो। लेकिन वो उसे बगैर कुछ कहे अपने मुंह पे हाथ रखता हुआ यहाँ से चला जाता है। उसे इस तरह ज़्यादा देख एनिस को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है और यूँ ही सोच रही थी कि आखिर ये इतना ज़्यादा अजीब एक्ट क्यों कर रहा है। पीछे से उसके एलपीडिया भी आ जाता है जो कि कहता है कि लगता है सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी हैं। वो कहती है कि मैंने गुड वर्क किया ना। वो कहता है, नहीं, इतना अच्छे से तो नहीं किया। लेकिन फिर वो कहता है, देखिए, यूँ नहीं लगता कि तुम सारी चीज़ें पहले से कर चुकी हो, ऐसा लगता है जैसे कि। वो कहती है, नहीं, मैंने आज से पहले ये चीज़ें नहीं की हैं। फिर वो अपने आप से ही कहती है कि हाँ, वैसे मैंने आज से पहले ये काम किया तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी मेडिकल मूवीज़ देखी हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं इस बात में मुकम्मल तौर पर श्योर हूँ कि अगर मैं इसको बताऊँ तो ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं समझ सकेगा।
और ये तो सिर्फ एक गेम का करेक्टर ही है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर डेली मिशन आता है जिस पर आया हुआ था कि उसे आज के दिन 24 से 30 बंदों को ठीक करना है और उसके रिवार्ड में उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकम मिल रही थी। तो वो उन सारे पेशेंट को देखकर यही कहती है कि इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं, तो मेरा ये जो टास्क है बहुत जल्दी से ख़त्म हो सकता है। और उसके हिसाब से इस तरह के टास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह के टास्क है जिसमें लिखा हुआ था कि वो ज़्यादातर गाजरों को छीले, आलू को छीले, काटे वगैरह, उससे तो काफ़ी बेहतर था। और जिस तरह के वो ये टास्क कंप्लीट करते जाएगी, ये हल्के हल्के टास्क ख़त्म होते चले जाएंगे और इसके सामने थोड़े हाई लेवल के टास्क आने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसकी एबिलिटीज़ भी थोड़े बहुत रिवार्ड के तौर पर उसको मिलती थी, जिसमें काफ़ी बार उसके इफेक्शन लेवल, उसका मेच्योरपन या फिर खूबसूरती और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें भी उसको मिलती थी। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि पेशेंट जो थे इस जगह पर, इंजर्ड पेशेंट हैं, वो कैपिटल से कितने यहाँ पर आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी न किसी को सर्जरी की यहाँ पर ज़रूरत हो, क्योंकि इस वक्त हाल ही में जो डीमंस है उनके सामने सारे के सारे हीरो बिल्कुल ही फिट नज़र आते हैं, क्योंकि इस जगह पर वो सिर्फ पेशेंट को सिक्योर करने के बारे में ही सोच रहे थे और किसी चीज़ के बारे में नहीं। इतने में सामने से एलपीडी आता है और कहता है कि मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है ड्यूक को कि जो मेरी असिस्टेंट है वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अभी बहुत हाल ही में यहाँ पर और सारी चीज़ें आई हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं इन सारे लोगों को ट्रीट करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और उनकी इस बारे में काफ़ी देर तक बहस होती है, जिसमें आखिर में वो ये तक कहने को तैयार हो जाती है कि अगर उसे कोई जगह मिली कि कोई सामने कोई गार्ड के तौर पर है तो वो गार्ड भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन वो अभी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन उनकी काफ़ी देर तक बहसबाजी होती है इस बारे में, जिस पर लॉयड एक पॉलिसी का भी जिक्र करता है कि फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तोड़ी जा सकती हैं। एनएस कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट लाइफ से। वो बस ये चाहती थी कि वो इस जगह पे बैठकर पेशेंट को ट्रीट कर सके और एल्पीडिया की मदद करे। उसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। दूसरा ये कि उसके काफ़ी ज़्यादा डेली मिशन भी इसकी वजह से ख़त्म होते चले जा रहे थे। तो इसी के साथ हमारा इस पार्ट के यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, जब तक कि सी या बाय बाय।